और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। जी हां, आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दुनिया जहां एक तरफ चुनौतियों से जूझ रही है, पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और धीमी होती ग्रोथ, तो वहीं भारत उम्मीद की सबसे मजबूत किरण बनकर उभर रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने भारत की आर्थिक तरक्की पर मोहर लगा दी है। जी हां, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सीधे तौर पर ग्रोथ अनुमान को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। क्या है वो आंकड़े और क्या कुछ कहना है IMF का, सीधा रुख करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर भारत को लेकर के IMF ने किस तरीके से भरोसा जताया है, क्योंकि IMF ने साफ तौर पर कहा है कि GDP ग्रोथ जो है अनुमान वो बढ़ा हुआ है भारत का इस समय पहले के मुताबिक, क्योंकि इससे पहले जो जारी किया गया था उसमें इस वक्त बढ़ोतरी हुई है और GDP ग्रोथ 6.5% रहने की उम्मीद IMF की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही 2026-27 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि पिछले अनुमान की अगर हम बात करें, यानी कि IMF की जो रिपोर्ट सामने आई थी जनवरी में, तो उसके मुताबिक 0.1% ये ज्यादा है उतनी बढ़ोतरी, और इसके साथ ही घरेलू बढ़ती मांग कहीं ना कहीं इस तेजी की वजह बनती हुई नजर आ रही है। आत्मनिर्भरता सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगा हुआ था उसमें जो कमी दर्ज की गई उसको भी एक बड़ी वजह के तौर पर इसमें देखा जा रहा है। और भारत इस समय वैश्विक विकास का जो है प्रमुख इंजन बना हुआ है, ये बात IMF ने कही। और साथ ही ये भी कहा कि ये जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है भारत की, वो इस समय लगातार जारी रहेगी। सीधा रुख करते हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अजय, ऐसे में अगर हम देखें तो IMF की ये रिपोर्ट दिखाती है कि जब दुनिया की विकास दर 3.1% तक गिरने की आशंका जताई जा रही है, उस वक्त भारत की रफ्तार देश को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। तमाम चुनौतियों के बावजूद GDP में ये वृद्धि नजर आती है। बिल्कुल कृतिका, आपने जिस तरह से वैश्विक ग्रोथ की बात की, 3.1 नहीं, एक वर्स्ट सिनेरियो कहा गया है जिसमें जो ग्रोथ रेट है अगर मुश्किलें ज़्यादा देर तक रहीं तो 2% तक भी जा सकती हैं। और इसका असर ये होगा कि पूरी दुनिया में एक तरह से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और जो फ्यूल प्राइसेस हैं आप देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका में और यूरोप में, उसकी आँच, उसकी जो तपिश है उस वक्त भी देखी जा रही है। लेकिन भारत, एक बार फिर से मैं बता दूं कि भारत को पता है कि हमारा आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमने एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो कदम लिए वो अभी इस वक्त ज़मीन पर अपना असर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें पता था कि वैश्विक मुश्किलें आने वाली हैं और इसीलिए हमने अपने एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया और उसके लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए हैं उसका असर सकारात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो वैश्विक मुश्किलें आ रही हैं फ्यूल प्राइसेस के मोर्चे पर, वो एक तरह से नलीफाई होती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी वजह से क्योंकि हमने अभी सबसे बड़े ब्लॉक यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड डील है वो किया है और अमेरिका में भी जो टैरिफ की दरें थी वो भारत के लिए अब पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और वहाँ पर कमी आई है। तो ये स्पष्ट तौर पर ये 2-3 चीज़ें हैं। हमने ट्रेड डील किया, अमेरिका में जो टैरिफ रेट्स कम हुए और भारत के अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ही मजबूत है। और इस वजह से न केवल IMF बल्कि जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज़ रफ्तार अर्थव्यवस्था अगले साल और इस साल बनी रहेगी। और आपको याद होगा IMF ने जो पिछले साल के लिए जो हमारा जो ग्रोथ रेट किया था उसमें 1% तक की बढ़ोतरी की है। आप समझिए कि जो अनुमान लगाता है IMF उससे कहीं ज़्यादा आपके जो प्रदर्शन हुए हैं सेकंड और थर्ड क्वार्टर में, माफ कीजिएगा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, उसकी वजह से IMF को ये चेंज करना पड़ा। मुझे लगता है बहुत सारी और एजेंसियां इसी ट्रेंड को अपनाती हुई नजर आई। बिल्कुल, अगर बाकी संस्थाओं की अगर हम बात करें तो हाल ही में RBI की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए थे और RBI ने भी अपने आंकड़े बढ़ाए और इसके साथ ही जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आंकड़े आए थे उसमें भी जो अनुमान जताया गया कि 7.2% की ग्रोथ भारत की उसमें जताई गई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए जो 6.5 कह रहे हैं, हमारा RBI कह रहा है 6.9% अगले साल के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जो भी IMF की जो डेटा है, अनुमान है, आकलन है, वो थोड़ा सा लैग के साथ आता है। और भारत ने जो प्रदर्शन किया है, चाहे वो GST के रिफॉर्म्स हो या फिर अभी इनकम टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं इसी वर्ष से, तो वो उसका असर आने में थोड़ा सा देर लगता है। और अभी जो US का टैरिफ कम हुआ है उसका भी असर आने में थोड़ा सा देरी होने की उम्मीद है। तो IMF के जो अनुमान है वो बाद में और भी संशोधित किया जा सकता है। मुझे लगता है अगले वर्ष के लिए जो 6.5 उन्होंने दिया है उसको बढ़ा करके उनको 6.9 जो कि RBI का आकलन है उसके आसपास कहीं करना पड़ सकता है। चलिए,
लेकिन इसके साथ ही आप इसके पीछे क्या प्रमुख वजह देखते हैं जो जीडीपी लगातार भारत की बढ़ रही है? क्योंकि अगर हम बाकी देशों की बात करें, वैश्विक स्तर की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया में क्या कुछ हालात हैं और वैश्विक स्तर पर इसका असर बाकी अन्य कई सारे देशों पर पड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ प्रमुख वजह आपको नजर आती है? जय, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिफॉर्म की एक्सप्रेस है, लगातार प्रधानमंत्री कहे हैं कि उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस पे लगातार काम किया जाता रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के जो लगातार जो कदम लिए जा रहे हैं, उससे जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आना शुरू हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, वो लगातार पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। और आप देखिए, कल ही प्रधानमंत्री ने जो आंकड़ा दिया कि 2 लाख करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च किया जाता है 2014 में, आज वो बढ़ करके 12.5 लाख करोड़ रुपए के पार चले गए हैं। उसका असर होता है कि जब अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसका जीडीपी पर करीब 1.5 गुना असर पड़ता है। तो और उसमें रोजगार की संभावनाएं जो है वो भी और ज्यादा बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं, तो उसका असर हुआ। दूसरी तरफ जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें जो लोगों को, गरीबों को खाना देना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मजबूत करना, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, उद्यमिता के स्किलिंग के जरिए उद्यमिता को मजबूत करना, ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं जो भारत की इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। और आने वाले दिनों में यही देखा जाता है कि जो सबसे बड़ी भारत सरकार ने की है वो है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का असर एक बार फिर से नेगेटिव दिखाई देने लगा है, बल्कि भारत में तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ईंधन की कीमतों, जो फ्यूल की कीमतें हैं, उनको काबू में रखा गया है। भले ही सरकार को एक्साइज पर अपना जो भार है उसको उठाना पड़ रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी जो कीमतें हैं महंगाई दर में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ नहीं रही हैं। और यही वजह है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है और जो ग्रोथ रेट है उसके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक बात और आपसे अजय जानना चाहेंगे कि जो हमारा लक्ष्य है बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, उसकी दिशा में किस तरीके से तेजी से कदम हमारे बढ़ रहे हैं हमारे देश में? तो एक चीज़ जो IMF रिपोर्ट में भी कही गई है वो ये है कि रुपए की जो कीमतें हैं लगातार गिर रही हैं डॉलर के मुकाबले, और जो डिप्रिसिएशन पूरी दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर पड़ा है करंट अकाउंट डेफिसिट पे। उसको अगर आने वाले दिनों में अगर संभल जाती है चीज़ें, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो अभी कमजोरी दिख रही है वो बेहतर होते हुए नजर आएगी। अगर वो होती है तो फिर से जो अभी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें और बेहतर होने की उम्मीद है। और ऐसा लगता है कि 2028 तक, जो हम बार बार कह रहे हैं 2028-29 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, उसकी दिशा में हम कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस रिपोर्ट को लेकर। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को